9 माह के मासूम बच्चे की हलाकत का जिम्मेदार कौन? तफ्तीशी टीम गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। मां के इल्जाम पर बच्चे के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। सादा के इलाके में पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा मूसा नामी बच्चे की वालदा कमल शहजादी ने दर्ज कराया। जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं उससे नज़र आता है कि ये जो वालिद था मुस्तफ़ा वो ड्रग एडिक्ट लगता है और इसमें FIR का इंदराज हो चुका है और मुलज़िम को हमने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। तो उसकी जो वालदा है बच्चे की, उसकी मुद्दत में ये पर्चा हुआ था और अब तफ्तीश इसमें हो रही है। गुस्सा का इल्ज़ाम है कि मुलज़िम गुलाम मुस्तफ़ा काफ़ी अरसा से माँ और शीरख्वार बच्चे पर तशद्दुद कर रहा था। वेख्या ते इन्हें ना लपेट के ना सर्दी सी पाया हुंदा सी। मैं कहना कवल दिखा सोया जो मैं देखा तो निशान पे है। मैं कहा कवल है की होया? कहंदी नहीं वो झलूंगी चो डिग गया। पुलिस का कहना है कि मौत की हतमी वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सामने आएंगी। मुकदमा में नामजद दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर ये दौर जahलियत होता, जो कि यकीनन नहीं है क्योंकि अब हम ईमान वाले हैं, तो दौर जahलियत में भी ये वाक़या जो है ये बड़ा घिनौना होता। और अगर ये शख्स जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता तो उस सहाबी की तरह होता जो कहता कि या रसूलल्लाह सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कहा हाँ हो जाएंगे। कहा लेकिन जिस तरह मैंने अपनी बेटी को दफन किया और वो मेरे कपड़े साफ़ कर रही थी, अल्लाह ये गुनाह मेरा माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आज का दौर बदकिस्मती से ऐसा आ गया है कि अब वो वाक़यात जो कि हम चीदा सारी बुखारी शरीफ, सारी मुस्लिम शरीफ आप पढ़ लें, इमाम हम्बल को पढ़ लें, जहाँ पे कि वाक़यात की भरमार है, आपको इस तरह के वाक़यात जो कि आजकल उम्मत मुसलमान पाकिस्तान के अंदर कर रही है, मुझे लगता है कि शायद चीदा कहीं आपको नज़र आते हैं। और हम उस दौर को फिर कहते हैं कि दौर जahलियत था, इसलिए क्योंकि हम ईमान वाले नहीं थे। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सदियों से ईमान वाले हैं, फिर भी ये वाक़यात इस मुल्क में दिन ब दिन बढ़ते हैं। और यकीन कीजिए कि ये बात करते हुए जो है ना, वो आंखों के आगे अंधेरा इसलिए आता है कि आपको जब भी बच्चा नज़र आता है तो आपको अपने बच्चे याद आते हैं और इससे दिल दहल जाता है। इस मौजू पे शाहरुख जमाल खान साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन है लाहौर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमारे साथ फातिमा चद्दर होंगी जो कि चेयरपर्सन है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं। सारिम बर्नी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। कमल शहजादी जो कि मुद्दइया भी हैं और इस बच्चे की माँ भी है और जिसने मुबैना तौर पे कत्ल किया है उसकी ज़ौजा भी हैं। और लेकिन बात शुरू करेंगे जहांगीर खां से जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। जहांगीर खां, थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताना और अब तक बताना कि सूरत हाल जो है वो कहाँ तक पहुँची है। बिलाल साहब, सांदा के इलाके में ये वाक़या पेश आया था चंद रोज़ कबल, जिसमें एक खातून कमल शहजादी ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इसके शौहर ने ना सिर्फ इस खातून पर तशद्दुद किया है बल्कि तशद्दुद के दौरान इसके 9 माह के बच्चे मूसा को भी कत्ल कर दिया। खातून का ये इल्ज़ाम था कि जब इसकी हालत गैर होने पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर होश आने पर इसको बताया गया कि इसका बच्चा 9 माह का, जिसका नाम मूसा है, उसकी डेथ हो गई है और मुर्सा ने उसकी तदफीन भी कर दी है। इसकी वालदा ने जब ये इल्ज़ाम आयद किया तो पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया और उस मुकदमे में डोमेस्टिक वायलेंस की दफात शामिल की गई, लेकिन कत्ल की दफा भी शामिल नहीं की गई। उसकी वजह यह थी कि बच्चे की कब्र कुशाई करवा कर पोस्टमार्टम होना जो है वो लाजमी था। मुर्सा का ये कहना है कि काफी अरसे से कमल को उसका शौहर जो है शहजाद वो तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। इसकी बारहा इन्होंने जो है वो इसके वालिदा ने समझा कर इसको वापस भी भेजा, लेकिन इसका शौहर जो है वो बाहर नहीं आया। पुलिस का अब इस हवाले से कहना था कि कब्र कुशाई के बाद जब पोस्टमार्टम होगा तो उसमें मौत की वजूहात का तयन किया जा सकेगा कि आया ये वाकई कत्ल की वारदात, कत्ल किया गया उस बच्चे को, या उसकी मौत की वजूहात कुछ और हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई जो आगे बढ़ाई जाएगी और कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। इसके बच्चे के बुस्सा ने, यानी इसकी वालदा ने और इसके भाइयों ने अदालत से भी रुजू किया था कि वहां से ऑर्डर लेकर इस बच्चे की कब्र कुशाई करवाई जाए और फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो अभी जो है वो मामला, ये बताइए जाएंगे कि अभी जो मुल्जिम है ये हिरासत में है? मुल्जिम शहजाद जो है उसको पुलिस ने इस वकूआ की रिपोर्ट होने के अगले ही रोज हिरासत में ले लिया था और मुकदमा में इस खातून ने, कमल ने, अपने ससुराल के दीगर लोगों को भी नामजद किया था, जिनके बारे में मुसद्दिका तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका शौहर जो है शहजाद वो पुलिस हिरासत में। तो ये बात बता दीजिए ज़रा मुझे कि ये कितने देर के बाद उसको दफन किया गया बच्चे को, कि माँ को इल्म नहीं हुआ कि वो दफन हो गया?
ये खातून का इल्जाम था कि जब इसको हॉस्पिटल लाया गया है तो इसकी हालत गैर थी। होश में आने पर इसको पता लगा कि इसके बेटे की मौत वाकई हो गई है। तकरीबन कोई एक दिन का जो है वो इसमें इंटरवल होगा कि एक दिन के बाद उसको पता चला था जी कि इसके बच्चे की मौत वाकई हो गई। उसके गुस्सा ने उसके वालिद ने या दादी ने उस बच्चे की तस्लीम कर दी। इसमें ओके मेरे साथ रहिएगा। मैं कमल आपसे बात कर कमल बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाइए। आप ज़ाहिर है गम की हालत में हैं। ये फरमाइए कि आपको कितना अरसा हॉस्पिटल में लगा होश में आने से कि उसमें बच्चे को भी उन्होंने दफन कर दिया? आपको क्यों नहीं इल्म हुआ बेटा? मुझे वो होश ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शायद ये सदमा इन्होंने ले लिया है और इसलिए जो है ना मुझे वो होश नहीं आ रही थी। डॉक्टर वो जब उसको मार रहे थे तो मैं उस वक़्त पास ही थी। 9 माह के बच्चे को मार रहे थे। हाँ जी, पहले भी बच्चों पे हाथ उठाया कभी? हाँ जी, जो दूसरे नंबर वाला बच्चा है ना उसके ऊपर भी उसको भी ऐसे ही मारते थे, लेकिन जब से ये पैदा हो गया फिर उसकी जान छूट गई थी, फिर इसके ऊपर इसको मारा करते थे। 9 महीने का मैंने एक तस्वीर में देखा तो ये बच्चा जो है बिल्कुल मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि इसका खाना पीना बहुत कम था। हाँ जी, ये बात सच है? हाँ जी। इसकी क्या वजह थी? ये भी उन्होंने खुद ही कुछ ला के नहीं देना, तो फिर इसलिए जो है ना वो जितना मिलना उतना उसने उसे खिला देना मैंने जो भी। तो माँ का दूध पीता था बच्चा? नहीं, दूध पीता ही नहीं था। नहीं, पहले दिन से नहीं पीता था? नहीं, पहले पीता था, फिर बाद में जो है वो छोड़ दिया था उसने पीना। नहीं, बच्चा तो नहीं फैसला कर सकता ना कमल के दूध छोड़ना है। नहीं, वो उन्होंने नहीं पिलाने दिया था। बाप ने कहा कि बच्चे को दूध हाँ जी ना पिलाओ। आप पे भी तशद्दुद करता था? हाँ जी, मुझे तो जब पहले 1 साल ठीक रहा, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, पहले 1 साल ठीक रहे थे और उसके बाद जो उसमें ठीक क्यों रहे थे वो 1 साल में? शायद नई नई शादी थी इसलिए। उसके बाद पहले से भी शादीशुदा थे? हाँ जी, पहले आपको इल्म था? हाँ जी, वो मेरे घर वालों को उन्होंने बताया हुआ था। उनकी पहली वाइफ जो है वो फोत हो गई थी, उनकी 2 बच्चियाँ थी। वो कहाँ रहती हैं? वो एक मेरे पास थी जो छोटी वाली थी। अच्छा। और जो बड़ी वाली थी वो उनकी दादी के पास थी। ठीक, तो अब कहाँ पर है वो बच्ची? अब जो है वो दोनों बेटियां जो है ना वो दादी के पास हैं। दादी के पास हैं। तो आपने इसके अंदर अपने ससुराल वालों को भी कहा है कि वो भी इसमें शामिल हैं कत्ल में, मुबैना कत्ल में? किस तरह से? मैं उन्हें जब मुझे मारते पीटते थे मैं उन्हें बताती थी कि मुझे वो उन्हें फ़ोन कर देते थे कि मैंने इन्हें मारा है। अब बेहोश होने वाली हो गई है तो इसे आके ना इसको कुछ हो ना जाए। अपने ही घर वालों को वो फ़ोन करता था? हाँ जी, कि इसे आके ना तो कहीं हॉस्पिटल में ले जाए। आपके घर वालों को नहीं फ़ोन करके बताता था? या भाइयों को? अम्मी को, इनको तो कभी पता ही नहीं। ये अब आके मैंने घर जब गई हूँ फिर मैंने बताया इन्हें पहले। कमल, यानी कि आपका शौहर आप ही को मारता था? हाँ, और फिर अपने ही घर वालों को फ़ोन करके बताता था कि इसको आके बचाओ, ये बेहोश हो गई है मेरे मारने से? हाँ जी। आपके घर वालों को कभी नहीं बताया? नहीं, मेरे घर वालों को नहीं कभी भी बताया। आपने कभी इस बात की जो कंप्लेंट है अपने भाइयों से, अपने सास ससुर से या घर वालों से या मोहल्ले वालों से किया कि वो इतना मारता है कि आप बेहोश हो जाती हैं? मोहल्ले वाले तो कोई आते जाते ही नहीं थे, और जब मुझे मारते थे तब वो डेक की आवाज़ इतनी ऊंची कर लेते थे ताकि आवाज़ जो है वो डेक लगा के मारते थे? हाँ जी, ताकि वो। आपके शौहर का नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ, गुलाम मुस्तफ़ा क्या काम करते थे? कोई भी नहीं, फारिग घर में। तो डेक कहाँ से आया? डेक वो घर में होता था ना। किसका? उनका घर में डेक, उनके घर में डेक। तो बेटा इतने बच्चे जो हैं वो खाना कहाँ से खाते थे? आप कहाँ से खाती थी? आप क्या करता कुछ नहीं था तो कैसे चलता? उनकी बहन का शोहर था ना, वो खर्चा वगैरह वही देते थे घर में, उनकी बहन का जो शोहर था। कि आपका नंदोई जो है वो आपका खर्चा उठाता था? हाँ जी, वो हमारा भी, वो नीचे उनके भाई जो है छोटे हैं उनका भी वो सारा वही चलाते हैं खर्चा। तो शौहर सारा दिन क्या करता था? वो घर में फारिग यही सिगरेट पी ली और ये हुक्का जो भी बनाया हुआ वो पी लिया, बस घर में फारिग बैठे रहते थे। कोई नशा वशा करता था? ये आइस का नशा जो है वो करते थे। आइस कैसे करता था? किस चीज़ में? हुक्के में? वो छोटी सी बोतल बनाई हुई थी तो उसके अंदर पाइप वगैरह लगा के ना वो बोतल बना के तो उसमें से पीते थे वो। आपको पता है आइस क्या चीज़ होती है? तो वो मैंने देखी हुई है, वो पाउडर सा होता है, उसको वो शीशे से जैसे बल्ब होता है ना उसके अंदर तोड़ के तो उसके अंदर डाल के पीते थे वो। अच्छा हुजूर, ये आइस तो काफ़ी महंगा नशा नहीं है? जी बहुत महंगा। तो ये शायद सबसे महंगा है इस वक्त ये सबसे महंगा है। ये आप इस बात को किस तरह से देखती हैं कि ये प्रोटेक्शन जो है ये मतलब माशरे में एक तो प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकती है, और इस केस के अंदर आपका अदारा अथॉरिटी जो है वो इसकी क्या मदद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं कुतुब साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी और समा की टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि इनका केस ऑलरेडी आया हुआ है हमारे पास। इनकी एफआईआर जब हुई तो डोगर साहब से हम डे बाय डे अपडेट ले रहे थे। इनके हस्बैंड की गिरफ्तारी भी हुई, एफआईआर हो गई। लेकिन जहाँ तक इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले मैं इसमें ये कहूँगी कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, मतलब इन्होंने बताया कि 8 साल मेरी शादी को हो गया, लेकिन आज तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मेरा खामद मुझे कितना मारता है। देखिए यहाँ वो बता रहा है, बिल्कुल वो बता रहा है अपने पेरेंट्स को मार के कि अब ये मरने वाली हो गई है या बेहोश होने वाली, तो उसको ले आए क्योंकि ये मर ना जाए कहीं ना। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को डेफिनेटली, उनकी मदर यहाँ पे बैठी हुई है, मैं थोड़ा सा आपके टीवी के वसातत से जो मुझे देख रहे हैं पेरेंट्स, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बात हमारी सोसाइटी में है कि हम ये कहते हैं बेटी को रुखसत करते वक्त कहती है हुन तो जा रही है, हुन तेरा जनाजा ही आना चाहिए है। प्लीज़ खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को ये कहना छोड़ दें, 40-50 साल आके कर दें, काइंडली ये कहना उनको छोड़ दें। उन्हें ये बताएं कि बेटा आप जा रही हैं, अगर आपके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हो तो आपने ये समझना है कि हम आपके पीछे खड़े में हैं। भाइयों को भी चाहिए कि जब बेटियों के साथ ये हो जाए तो वो साथ आ जाएं, अदरवाइज़ वो ये कहें कि जी बहनें अगर हमारी आ गई हमारे दरवाजे पे तो हमारी नाक नीची हो जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे। खुदा के वास्ते तो ज़माना कहेगा, ये छोड़ दें, क्योंकि देखिए हम 21वीं सदी में हैं, ज़माना बहुत बदल गया है। बेशक इस तरह के जो दरिंदे हैं जो ये समझते हैं कि ये औरत मेरी मलकियत है, ये खिलौना है, और आगे उसने देखिए, अब पहले वो बीवी को मारता था, जुल्म करता था, फिर उसने एक छोटा मासूम बच्चा 9 माह का, उसने उसको दीवार पे सर मारा। इनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी वो दीवार पे सर मारते थे। आप देखिए 9 माह का बच्चा, उसका दीवार पे आप कितनी दफ़ा सर मार सकते हैं, और वो बच्चा जिसकी खुराक भी पूरी उसे नहीं मिल रही, और माँ के साथ कितना जुल्म है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, उनका ख्याल रखें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, और बच्चियाँ अगर हेजिटेंट हैं उनको उनके घर जाके पता करें और उनसे उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाएं। बेटा आपने कभी क्यों नहीं बताया अपने माँ को या बाप को या भाइयों को कि आपके साथ क्या हो रहा है? वो मैं अम्मी को पहले ही देखती थी, वो पहले मेरे अब्बू। अच्छा। तो अम्मी आती थी, भाइयों को उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, कहते आपके घर से पहले 2-3 साल पहले अम्मी को एक बार पता चला था, इन्होंने जाके उनसे बात की है, तो वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा, उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली है। एक सेकंड अम्मी को देना ज़रा फोन। आप वालदा हैं, एक जुमला मुझे बताइएगा, 8 साल आपने बच्ची को नहीं पूछा कि क्या हो रहा है? पूछते थे, नहीं बताती थी। पास करें। मैं पूछती थी, शक्ल देख के पूछती थी, फिर नहीं बताती थी, कहती वैसे ही अम्मी वैसे ही, बस कुछ नहीं बोलती। कभी नहीं बताया? नहीं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और बेटी ने क्यों नहीं बताया ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारिक, पहले तो आप अपना इस पर तजिया दीजिए। मुझे लग रहा है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि माशी हालात, माशरती हालात, नफसियाती मसाइल, हमारे जराइम, हमारे घरेलू मामला, चादर और चारदवारी, ये सब आप ही के ज़िम्मे है, आप ही करें इनको, और आप नहीं कर रहे। नहीं मैं तो यानी जो जिस महकमे को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ मौजूद हूँ, वो तो अपनी भरपूर कोशिश करता है कि वो करे। ये जिस मसले की वजह से हम लोग यहाँ आज बैठे हुए ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसके पीछे वो एक बड़ी टिपिकल मुसल्लस है, ट्रायंगल है, वो बनता है। पहला तो है फाइनेंशियल इशू, दूसरा है फ्रस्ट्रेशन, तीसरा है सब्सटेंस अब्यूज़, नशा। चीज़ें मिल जाती हैं तो उससे जिस किस्म की पर्सनैलिटी की पर्दाख्त होती है, उसके बाद ये कुछ होना जो है ये कोई ऐसी हैरानगी की बात सब्सटेंस अब्यूज़ किसको कहते हैं आप? जो मुसलसल हो रही हो? जी हाँ, जो मुसलसल हो रही हो, और चूँकि एडिक्शन की एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक उसका एक इंट्रिंसिक वो है, यानी उसके अंदर वो चीज़ है कि आपको अपनी डोज बढ़ानी पड़ती है। मतलब वक्त के साथ आप ज़्यादा नशेई बनेंगे, कम नशेई नहीं हो सकते। नहीं, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एडिक्शन। फिर आपको जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे वो टेपर करते हैं, कम करते हैं, ग्रेजुअली उसको नीचे लेके आते हैं। तो एडिक्शन के साथ ये इशू है, और एडिक्शन में ये एक विशस सर्कल है, एडिक्शन और फाइनेंशियल क्राइसिस, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपको लगता है यहाँ पे जो नफरत है बाप की अपनी औलाद के साथ, वो सबके साथ नहीं है? एक 9 माह के बच्चे के साथ जो कि बिल्कुल ही मजबूर है ज़िंदगी में अपना
पानी पीने के लिए भी? देखिए, ये जो अभी बात यहाँ पे हुई कि वो उसको ओन नहीं करता था, इस एंगल को मेरे ख्याल है मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है पुलिस को, वो हम करेंगे। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन अगर ये है भी जी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसको कत्ल करे, कि वो कत्ल करे या कत्ल। तो मैं अभी चूँकि तफ्तीश चल रही है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो जब तफ्तीश कंक्लूड हो जाएगी तो वो बात सामने आ जाएगी। लेकिन जो उसका सलूक है अपने बच्चे के साथ, वो जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है हजूर, एक सेकंड मुझे बता देना कि क्या उस शख्स ने कभी ये कहा था आपको, आपके बहनोई ने, कि मैं इस बच्चे को ओन नहीं करता, ये मेरा बच्चा नहीं है? जी, उन्होंने कहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो हमने उनको कहा था कि अगर आपका नहीं है ना, तो आप इसका कोई मेडिकल कोई प्रूफ जो आप कहते हैं हम आपको देते। ये बच्ची घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहती थी क्या? नहीं, बच्ची 3 साल में हमारे घर में जो है ना 3 बार 8 साल में आई है। 8 साल में 3 बार आई? 3 बार उसने हमारे घर आने दिया ना। बच्ची उसकी वजह घर से नहीं निकलने देता था? नहीं निकलने देता था, वो कभी सीढ़ियों में नहीं तो नीचे। घर के हालात इनके बहुत बुरे थे, रोटी खाने को, दूध पीने को बच्चे के लिए नहीं जी, घर के हालात इनके बहुत अच्छे हैं। एसी तक चलते हैं इनके घर में, ठीक है, घर में एसी तक चलते हैं? एसी तक इनके घर में चलते हैं। एक एसी अगर 24 घंटे चले तो बताओ उसका कितना बिल आता है? 3 एसी इनके घर में चल रहे हैं इस टाइम। 1-1.5 टन का एसी अगर 24 घंटे चले ना तो 50,000 रुपया कम से कम एवरेज बिल है उसका जी। तो 3 एसी चल रहे हैं, 8 घंटे तो चलते होंगे ना, जाहिर बात है। तो ये पैसे कहाँ से आते थे? ये जी इनका बहनोई है एक फैसल साहब, हाँ, वही सारा खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ये हमको नहीं पता। नहीं, वो फैक्ट्री ओनर है, वो कौन है? वो बुकर है जी। बुकर मतलब जुआ खेलता है जी, वो जुआरी है और वो सदके खैरात के तौर पे ये सब चला रहा है जी। बहुत अच्छी बात होगी। सारिम भाई, आपने सारी बात सुनी। सारिम भाई, पहले तो आप अपना कोई नज़रिया, कोई अपना तजिया पेश कर देना इस पे। बिलाल भाई देखें, बात वही है जो लास्ट प्रोग्राम में भी जो एक फ़ादर के हवाले से आपने किया था, मैंने कहा था ये नशा जो है ना, असल जड़ ये है, हम इसको छोड़ के हम अपने माशरे को, मज़हब को इनको निशाना बनाते हैं। लेकिन असल चीज़ ठीक है, उस माशरे में उस मज़हब की भी गलतियाँ हैं। मज़हब की गलती उस सेंस में नहीं कह रहा कि हम नाम तो लेते हैं लेकिन उन चीज़ों को नहीं छोड़ते। तो वो चीज़ जो नुकसान पहुंचा रही है उस पर क्या काम हो रहा है, उस पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये मर्डर ये मामूली सी बात है, आप यकीन जाने ये बहुत जल्द छूट जाएगा, ये कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। आप भी जानते हैं निज़ाम इस अदालतों का, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मगर वो चीज़ जिसकी वजह से बार बार रिपीट हो रही है उस पर क्या कार्रवाई कर रही है हमारी पुलिस हो, हमारी हुकूमत हो। बयानात आते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पे मैं मौजूद हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि पुलिस ने इधर मारा, छापा उधर मारा, लेकिन सब चीज़ें खुलेआम मिल रही होती हैं। हम रोड पे चलते हुए देख रहे होते हैं क्या हाल है सड़कों का। तो जो मेन चीज़ है, अगर हम उस पर नहीं उसको टारगेट करेंगे तो ये चीज़ें हम और आप आंसू बहाते रहेंगे। और अब तो सच बात, मैं आपकी बात बिल्कुल तस्लीम कर लूँ, जो कि मैं करता भी हूँ पार्शली। अगर हम यही कहें कि जब तक नॉन अवेलेबिलिटी नहीं होगी ड्रग्स की तब तक माशरा ठीक नहीं होगा, तो ये तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं जिसमें ऐसा हो। बिलाल भाई देखिए, दुनिया की अगर हम बात करते हैं ना, उन माशरों में फिर नशे को आम किया हुआ है, उनमें बुरा मायूब नहीं समझा जाता, उसमें छुप के नहीं करना पड़ता, झूठ नहीं बोलना पड़ता माँ बाप के आगे आकर के। हम मकसद वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी खो बैठा। तो हम लोग वो वाले कौवे हैं कि हम किसी और की चाल चल रहे हैं और अपनी चाल भी खो बैठे। दूसरी तरफ आता हूँ, मैं नहीं समझता इस मामले में कि अगर नशा करने की इजाज़त दे दी जाए तो ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये फरमाइए कि आपके पास जो ख़वातीन ख़ास तौर पे बच्चियाँ आती हैं, इनमें डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, पहले मैं ये कह दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नशे की इजाज़त दे दी जाए, मैं कह रहा हूँ इसको रोका जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें ये नहीं कह रहा कतई कि इजाज़त दी जाए। देखें, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हम में से कौन तरजीह तवज्जो देता है? सब पड़ोसी ले लें आप, घर वाले ले लें आप, कोई उसका पर्सनल दोस्त ले लें आप, सब ये कहेंगे घर बसाओ, घर देखो, छोड़ दो, माफ़ कर दो। पुलिस के पास जाते हैं तो वो ज़ख़म देखते, ज़ख़म कितना बड़ा है। अगर ज़ख़म बड़ा है, टाके लगे हैं तो FIR होगी। अगर ज़ख़म नहीं है, कोई ऐसे ही सिर्फ नील पड़े हुए हैं तो उसमें कोई FIR नहीं होगी। फिर हो भी जाए तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वही घर बसाओ, घर बसाओ। घर बिल्कुल बसना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उस घर बसाने में अगर किसी की जान को ख़तरा है, इज़्ज़त को ख़तरा है, तो हम क्यों इन चीज़ों को तरजीह देते हैं? हमने क्यों तरजीह दी इस बच्ची का घर बसाने के लिए? देखें, उसके रिज़ल्ट आज
क्या निकले और क्या ये घर बसा, ये नहीं बसा, ये बर्बादी पे ख़त्म हुआ। तो अगर हम जिस तरीके से खुशउस्लूबी से, मैं समझता हूँ कि शादियाँ करते, निकाह करते, अगर नहीं बस पा रहा, नहीं चल पा रहा, तो खुशउस्लूबी से बैठ के उन मामलात को ख़त्म कर दें, ना कि इस तरीके से बच्चों की जाने ले। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फातिमा, ये फरमाइए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए इस वक्त जो है ना, मतलब गरीब मुल्कों को चलें छोड़ दें, थर्ड वर्ल्ड को छोड़ दें, अगर एक कंप्लेंट जायज़ या नाजायज़ मेरी बीवी जाके कर देती है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, मेरा उस मुल्क में कैरियर ख़त्म, मैं वहाँ पे नहीं रह सकता, मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँगा, मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पे कैमरे होंगे। एक कंप्लेंट पाकिस्तान में क्या इतना आसान है कि 8 साल डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो और करने वाला कोई कुछ ना हो? इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, क्या चीज़ एब्सेंट है हमारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो एग्जांपल आपने दी, बाहर के मुल्कों में तो डेफिनेटली ऐसा होता होगा कि एक कंप्लेनर अगर आ जाती है तो कंप्लेन, तो उस बंदे का कैरियर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये हमारा असल में सोसाइटल प्रॉब्लम है और हमारे जो इदारे हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले शारिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन लेके जाता है तो पुलिस भी उसको रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं करती। वो कहते हैं जी फैमिली मैटर है आपका। अब देखिए, फैमिली मैटर ये कहाँ पर आ गया कि आप चादर, ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है कि आपने अपनी बीवी को मार मार के नीलो नील कर दिया। और मतलब मैं दफ्तर में जाके बैठती हूँ सुबह सुबह, तो एक औरत मेरे पास आती है जिसके मुंह का कोई हिस्सा मुझे नजर नहीं आ रहा होता, और पता चलता है जी इसके हस्बैंड ने इसको वाइपर से और पाइपों से मारा है। और उसके बाद 2 घंटे बाद उसका फादर आ जाता है बच्ची का, और साथ में 2 लोग लड़के की तरफ से आ जाते हैं, और पुत्र कोई गल नहीं, घर दा मसला है तो कोशिश करने पैचअप हो जाए। भाई देखिए, अगर या तो फिर लड़की ने भी इतना मारा या अथॉरिटी क्या करे? नहीं, देखिए, पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए कि फैमिली मैटर है। आपके पास अगर कंप्लेन एक आती है, क्योंकि बहुत से अभी खवातीन को हमारे इदारे के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि ये एक नया इदारा है, अभी मेरे आने के बाद ये थोड़ा सा रीएक्टिवेट हुआ है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ इसको देख रहे थे और फिर 2017 में ये बना है, और इतना कोई लंबा इस पे काम नहीं हुआ अभी तक। तो हमने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है, हम लोगों को बताते हैं कि अगर आपके, ये देखिए, ये रूटीन लोग, एक तो सबसे बड़ी यहाँ कुतुब साहब बताने की ज़रूरत है कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें 2-4 थप्पड़ रोज़ के पड़ जाना, इट्स अ रूटीन मैटर। मतलब सास भी कहती है कोई गल नहीं, तेरे सोहरे ने मैनू भी मारिया सी, माँ कहती तेरे बाप ने मैनू भी मारिया सी। भाई, आप, वो ज़माना और था, आप डिपेंडेंट ख़वातीन थी। आज की इंडिपेंडेंट ख़वातीन नहीं ये समझती कि अगर खामद मुझ पे मार पिटाई कर रहा है तो ये रूटीन मैटर है, और पुलिस के पास ये मैटर आता है तो सबसे पहले उसकी FIR होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अथॉरिटी के पास कोई केस आता है तो हम फौरी तौर पे, क्या अथॉरिटी के पास कोई 1122 टाइप नंबर है जहाँ पे लोग कॉल करके कह सकें कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है? देखिए, हमारा असल में अभी सेंटर यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि हमारा जहाँ पे सेंटर बनेगा वहाँ पे हमारा हेल्पलाइन शुरू होगी। हमारी मुल्तान की हद तक है, लेकिन अभी इसको वेरी सून हम पूरे पंजाब में करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो PTCL नंबर हैं वो मौजूद है। कोई भी खातून अगर हमसे रब्ता करना चाहे, हेल्पलाइन होना चाहिए। जी, इसका हेल्पलाइन है, और वो बड़ा आसान होना चाहिए ताकि हर शख्स जो है 1737 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, 1737 जी। और इसको हम वेरी सून अब करने जा रहे हैं पूरे पंजाब के लिए। अब देखिए, पुलिस भी एक्टिव है, अथॉरिटी एक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, कि वो अपनी बेटियों की बैक पे खड़े हों। इदारे उनके साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ, लेकिन माँ बाप साथ खुद भी तो खड़े हों। ये बात बिल्कुल, मैं छोटा सा वक्फा लूंगा, वापस आऊंगा और ये भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी क्या रूट कॉज को हम समझने के लिए कोई थिंक टैंक भी बना रहे हैं, या सोच रहे हैं, या समझ रहे हैं कि हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों, और ये इस एक्सट्रीम तक क्यों पहुँचता है? वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारिक, एक ज़माना था, मेरे वालिद साहब जो है वो अमेरिका से वापस नए आए, तो मैं उनको एक मस्जिद में जुमे के लिए लेकर गया। ये नहीं कि वो बहुत बड़े नमाजी थे, तो जुमा उन्होंने कहा कि मैंने जाके पढ़ना है, तो वो बाहर गार्ड खड़े थे लेके ना गन्स वगैरह। तो उन्होंने कहा यार असी पाकिस्तान चाहें या फ़लस्तीन चाहें? मैं कहा सर पाकिस्तान एक है। तो उन्होंने कहा यार मैं कोई नहीं जुमा शुमा पढ़ना, मैं घर जाके नमाज़ पढ़ांगा, जिथे नमाज सिक्योर ना होवे उत्थे मैं नमाज नहीं पढ़ना चाहता। ही हैड हिज ओन माइंड। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मस्जिदें खाली हुआ करती थीं, अब वो भरी हुई होती हैं, अब सड़कें भी भरी हुई होती हैं। हमने कभी भी ज़िंदगी में इतने खुतबे नहीं सुने थे जितने अब हम अपने फ़ोन पे सुन सकते हैं। हर तरह की तरबियत जो है वो इस माशरे को दी जा रही है, लेकिन ये माशरा जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस से बढ़ता चला जा रहा है। ये कम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बुनियादी तौर पे कंट्रोल, अथॉरिटी
इख्तियार और अपनी ताकत को दूसरे के ऊपर इम्पोज करने का और मुसल्लत करने का नाम है। जो इसके पीछे जो नफ्सियाती जो इसकी जो जिहतें हैं वो ये हैं, ये सिर्फ मारपीट नहीं है, इसके पीछे ये चीज़ें हैं। अब वो जो वजूहात हैं उसकी ज़ाहिर है, वो मैंने पहले भी जिक्र किया, बाकी भी लोगों ने जिक्र किया। तो बुनियादी तौर पे तो ये है। बात ये है कि जैसे फ़ातिमा साहिबा ने फरमाया, कानून जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस और नॉन डोमेस्टिक वायलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई खातून आती है ये कहते हुए कि जी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसका मेडिकल एविडेंस भी होता है, वो नज़र भी आ रहा होता है, कानून के मुताबिक हम अमल करते हैं और हमें करना चाहिए। इस हद तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारी सोसाइटी में ये बात ज़रूर है कि जी वो कार दा मामला है तो तुसी काइंडली आपस में बैठ के कर लो, ये नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद दिस। ये डोमेस्टिक वायलेंस को आप कब डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं? देखिए, मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस और नॉन डोमेस्टिक वायलेंस में कोई फ़र्क नहीं करता बतौर पुलिस अफसर के। कोई फ़र्क नहीं है। वायलेंस तो वायलेंस है, वो घर में हो या बाहर हो, अगर वो एक कानून की खिलाफ वर्जी है और जाहिर है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल है हमें ये बात, मेरी पर्सनल ये टेक है, फातिमा साहिबा वुड एग्री विद मी। देखिए, वायलेंस सिर्फ जिस्मानी नहीं है, मेंटल भी है, ये मेंटल भी है, ये आपके ओपिनियन को रद्द करना भी है। खातून को, बीवी को ये इख्तियार न देना कि वो अपना ओपिनियन दे सके, ये भी वायलेंस है, ये भी वायलेंस में आता है। जुमला एक दफ़ा फिर कह देना, क्योंकि इसके बाद आपसे मैंने कोई बात नहीं करनी। ये जुमला फिर कहना आप एक दफ़ा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ क्या जुमला है? अगर मैं अपनी बीवी को ये इख्तियार नहीं देता कि वो किसी चीज़ पे अपनी राय दे सके, तो ये भी वायलेंस है, ये अब्यूज है। क्या कहा? ये अब्यूज है। अगर मैं अपनी बीवी को अपनी राय देने का इख्तियार नहीं देता तो ये वायलेंस है। ये वायलेंस भी है, अब्यूज भी है। आपने मेरी इस तरह ना सारी जिंदगी कुड़ना है बस, क्योंकि ये इसके बाद कोई और राय रह नहीं जाती, क्योंकि हम ये नहीं देते। आपने जो थिंक टैंक की बात की थी, उसको बेसिकली इन पे सोचना चाहिए बातों पे। ये जो मारपीट है, इसको तो हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, हम संभाल लेंगे। लेजिस्लेशन और हो जाएगी, बेहतर वो हो जाएंगे। इसका कुछ हल सोचिए। फातिमा को देना बेटा जरा, कमल को देना जरा। कमल, आप मुझे एक जुमले में बताइए बेटा, अब आप चाहती क्या हैं? ये पास कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ जी। तुम इस शादी में से बाहर निकल जाओगी अब? हाँ जी। तुमको फैमिली प्रेशर में तो नहीं आओगी? नहीं। बच्चों की कफालत कैसे करोगी? तो अब ये देखेंगे, अब जब भाई वगैरह तुम्हारे साथ होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, वो तो है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जो वायलेंस है, इसकी कॉज एंड इफेक्ट कभी आपने स्टडी किए कि क्यों हो रहा है हमारे यहाँ वायलेंस? कि राय भी नहीं हम औरत की सुनना चाहते? देखिए कुतुब साहब, सबसे पहली बात ये है कि तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। वो भी औरत है। लेकिन जब बेटी स्कूल से आती है, मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ, तो वो बैग अपना रखती है तो वो माँ की हेल्प के लिए किचन में चली जाती है। लेकिन बेटा जो है वो आके टीवी चला के बैठ जाता है। क्यों माँ नहीं कहती कि अगर बेटी मेरी हेल्प कर रही है तो तुम भी पानी का जग रख तो वहाँ पे ये करो, या तुम भी टीवी और देखो, या बेटी को कहे तुम भी। दूसरा ये कि जब घर से उसे ये 4 रिश्ते हमारे, माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है, इनका तकद्दुस, इनका एहतराम हर लेवल पे ये घर से होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा एकेडमिया, हमारा उस्ताद, उसके पास कितना टाइम है। ये जो प्राइवेट सेक्टर में हमने ये बिज़नेस खोला हुआ है, एक टीचर के ऊपर 50-50 बच्चे थोप दिए जाते हैं और इदारे का उसके ऊपर अलहदा से प्रेशर होता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उस टीचर को उस माँ बाप के पास सामने बिठा के जलील करते हैं, उसे कहते हैं तुम होती कौन हो, तुमने ये किया है। और अगर बच्चे को वो कुछ कह देता है तो पेरेंट्स आ जाते हैं, उसे कहते हैं ये टीचर होती कौन है, इसने हमारे बच्चे को छेड़ा। आप देखिए, हम पीछे अभी शारिक साहब बात कर रहे थे, हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग होता था या एक बुजुर्ग औरत होती थी, 2-4 लड़के खड़े होते थे तो वो हमेशा कहते थे, मुंडियो तुसी इत्थे क्यों खड़े हो, ऐसे कुड़ियां ने गुजरना है। हमारा वो बाबा और अम्मा नहीं रहा। वो चले भी जाते थे, बिल्कुल चले जाते थे, क्योंकि पेरेंट्स कहते थे जो पेरेंट्स की इज्जत का एहतराम है वही उस बुजुर्ग का है। बहुत अच्छी बात कर दी। वो माई जो है ना और वो बुजुर्ग जो है ना, वो सारे वो अब हमारे माशरे में नहीं है, वो एक बात है। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो 4 लड़के खड़े होते थे ना नुक्कर की दुकान पे, अब वो 4 लड़के भी नहीं वो सुनते बात।
सारे भाई अब तो बिलाल भाई किसी की जरूरत नहीं, बुजुर्ग की तो छोड़ें, अपने बाप की जरूरत नहीं कि बोल दे कि तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। अब तो हालात इस जगह पे आ गए। और जैसे मेरी बहन ने भी लग गई है, क्या हो गया सारे? ये कुछ नहीं हुआ बिलाल भाई, जो कुछ हमने किया ये सब कुछ वही हुआ है। मैं समझता हूँ कोई नई चीज़ नहीं हुई। हमारी तरबियत की कमी है जो मेन चीज़ है। हम तालीम में तो चले गए, हम इल्म छोड़ गए। हमें इल्म की ज़रूरत थी, हमें उसको लेकर के चलना था, जिसकी वजह से आज हम ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। इन्होंने, बहन ने जहाँ बुजुर्ग की बात की, यकीन जाने में एकदम अपने बचपन में चला गया। वो बुजुर्ग याद आए जो वहाँ से गुजरते थे और हम उनका जाकर के हाथ चूमते थे, वो हमें दुआएं देते थे। वो अजनबी, हमारे कोई नहीं थे, वो सिर्फ वहाँ से गुजरते थे नमाज पढ़ने के लिए। और हमें भी कहते थे नमाज पढ़ो। हम कभी मना तो नहीं कर पाते थे, कभी चले आते थे, कभी नहीं भी जाते थे। लेकिन अगर यही दोबारा से सिस्टम हम इस पे तरजीह दें, तवज्जो दें, मैं समझता हूँ ना क्राइम होंगे, ना कोई मसाइल होंगे, ना ये जो हमने नए नए वर्ड्स वायलेंस के सीख लिए, दीगर सीख लिए, सब हम दोबारा से भूल जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगियों पे आ जाएंगे और ख़ूबसूरत ज़िंदगियों पे आ जाएंगे हम। और रही बात वायलेंस की, वायलेंस तो वो है ना जब औरत घर से निकली है कंप्लेन करने, तो उसके बाद फिर ये ना पूछें क्या हुआ, कुछ तो हुआ जो वो घर छोड़ करके गई है। वरना हमारी औरत का घर से निकलना मुमकिन नहीं होता। वो कभी नहीं चाहती कि मैं घर से निकल के बाहर किसी को कंप्लेन करूं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन मैं यहाँ पे ना इंतहाई शर्मिंदगी के साथ मिसाल दे रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं माशाल्लाह ताला, अल्लाह आपको हमेशा ईमान पे कायम रखे। लेकिन आपकी सबसे पहली जो खातून है ना सैयदा खदीजा, वो सबसे बड़ी कारोबारी खातून है। और उनको पता है कि इस मोहल्ले के अंदर, इस शहर के अंदर एक शख्स है जो अबू तालिब है और उसके साथ उसका जो बेटा है वो मोहम्मद है, और वो कारोबार में बड़ा मेहनती है। ये जो आपने एक औरत को ख़ास पैराडाइम दे दिया है कि वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलेगी तो शायद उसके किरदार पे उंगली उठेगी, उस वक्त याद कर लीजिए कि आपकी माँ सैयदा खदीजा सबसे बड़ी बिजनेस वुमन आपकी आइडियल नहीं है। इसके बावजूद आप बेटियों को जो निकाह करते हैं वो किस मज़हब के तहत करते हैं, और जो औलाद पालते हैं वो किस मज़हब के तहत हलाल करते हैं, आप सोचिए।